अस्सलाम वालेकुम जी। आज अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश कोड 505 का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जनरेटिविज़म। तो जनरेटिविज़म का पार्ट 1 हमने पढ़ा, जिसमें हमने नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसने बिहेवियरिज्म के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। फिर हमने CPH के बारे में पढ़ा, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा। तो अभी हम उसका जो सेकंड पार्ट है, उसी से रिलेटेड जो थीरीज़ हैं वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिस्पेलिंग मिथ्स क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। अब उसके बारे में जो जो मिथ्स हैं क्रिटिकल हाइपोथेसिस के बारे में, उसके ऊपर कुछ बताएंगे, जो मतलब एक ख्याली पुलाव बन गया उसके बारे में। क्रिटिकल हाइपोथेसिस के पीरियड हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताते चलेंगे। ये है क्या कि जो एक बलूगत प्यूबर्टी से पहले पहले जो पीरियड है, उसमें लैंग्वेज जो एक्वायर है वो बेटर होती है और उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस दैट इट हाईलाइट्स एट द एज फैक्टर एंड द बिलीव दैट चिल्ड्रन एज सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स आर सुपीरियर टू एडल्ट्स। अच्छा जी, वो कहता है जी लैंग्वेज एक्विजिशन जब सेकंड लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो उसमें फिर जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस CPH है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इसमें क्या है कि एज फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं कि जो बच्चे हैं जब वो सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो एडल्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस in childhood, whereas second language acquisition is both childhood adulthood specific। का फर्स्ट लैंग्वेज आप डेफिनेटली जब आप बचपन में ही सीखते हैं, जो सेकंड लैंग्वेज है वो आप अपने अडल्टहुड में भी सीख सकते हैं। CPH हैज़ बीन डिस्पेल्ड एज मिथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेट फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज। अब वो कह रहा है कि जो इस मिथ है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बारे में। ठीक है जी। H.H. स्टर्न गेव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कुछ ये आर्ग्यूमेंट्स ये प्रैक्टिस रिपीट एंड प्रैक्टिस इन चाइल्डहुड एज वेल एज लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस फिर रिपीट फिर प्रैक्टिस इन चाइल्डहुड एज वेल एज लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन दोनों में ही होता है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ मेनली अ मैटर ऑफ इमिटेशन। अब अगर आपको अच्छी इनपुट मिली है जब आप फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में भी आपको अच्छे से इनपुट मिलेगी, तो फिर आप उसको इमिटेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। प्रैक्टिस द सेपरेट साउंड्स देन वर्ड्स देन सेंटेंसेस। ठीक है, पहले आप सेपरेट साउंड्स को प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों में होता है। बिकॉज जब फर्स्ट लैंग्वेज में होता है तो जिस वक्त चाइल्ड वो बेबलिंग करता है और फिर वो पहले इंडिविजुअल साउंड्स बनाता है, फिर वो कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड्स बनाता है, फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ मिलकर वो बोलना शुरू करता है। इसी तरह जब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आती है तो उसमें भी फिर ऐसा ही होता है। अंडरस्टैंड ऑलवेज प्रीसीड्स स्पीकिंग। ठीक है, जब तक फर्स्ट लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि जब बच्चा मतलब थोड़ा सा हो जाता है, समझ जाता है बातों को, तो वो वही बात करता है, पहले उसको समझता है तो फिर ही वो बोलता है। ठीक है, नेचुरल रीडिंग ऐसे मतलब वो बगैर समझे कोई नहीं बोलता। वो अगर बगैर समझे कोई बोलेगा तो फिर वो क्या होता है कि वो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। नेचुरल लर्निंग ऑर्डर ऑफ 4 स्किल्स। ठीक है, अब फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में चारों बातें आ जाती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये 4 स्किल्स का दोनों में बहुत ज़्यादा एक अमल दखल है। लर्निंग विदाउट ट्रांसलेशन। ठीक है, आप फर्स्ट लैंग्वेज को भी आप ज़रूरी नहीं है आप किसी चीज़ के साथ ट्रांसलेशन के साथ नहीं सीखते, और सेकंड लैंग्वेज को भी आप अपने डायरेक्ट इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ट्रांसलेशन के साथ ना सीखें। नो एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग। और ना फर्स्ट लैंग्वेज में आपको पहले ग्रामर के पीछे नहीं साल लगाता, और ना ही सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में आप ग्रामर के पीछे साल लगाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग दोनों में डिफरेंस है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन ये होता है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर की है, आप किसी दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो आप उनकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली जो अडॉप्ट कर लें, एक्वायर कर लेते हैं। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग ये होता है कि आप किसी बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ जाकर क्लासेस लेते हैं, तो फिर आप लैंग्वेज लर्न करते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ना कि लर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ग्रामर है। यूनिवर्सल ग्रामर इज डिफाइंड बाय चॉम्स्की। ये चॉम्स्की ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, कंडीशंस एंड द रूल्स दैट आर एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेज इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, उसने कहा कि एक सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स है, कंडीशंस हैं और रूल्स हैं, जो क्या है कि जिनका क्या है आर एलिमेंट्स आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये किसी भी जितने भी इंसानों की जो ज़ुबानें हैं उनका एक बाकायदा एक हिस्सा है, एक रूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ और जो रूल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या है द एसेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, और यही जो ह्यूमन लैंग्वेज का जो जिसे कहते हैं ना कि रूह है उसी में। ठीक है,
Universal grammar is usually defined as a system of categories, mechanism, and constraints shared by all human languages and considered to be innate. ठीक है, अब यूनिवर्सल ग्रामर जो क्या है, इसे क्या है, ये सिस्टम ऑफ कैटेगराइजेशन है, मैकेनिज्म है और कंस्ट्रेंट्स शेयर्ड बाय द ह्यूमन लैंग्वेज है, और ये कुछ मतलब रूल्स हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज आपस में शेयर करते हैं, और इसे क्या है, कंसिडर टू बी इनेट, और ये पैदाइशी तौर पर मतलब बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं ना, ये इसको कंसिडर किया जाता है. दीज आर जनरली थॉट टू इंक्लूड फॉर्मल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स एज वेल एज सब्सटेंटिव यूनिवर्सल. अब इसमें है क्या कहता है, जनरली थॉट टू इंक्लूड फॉर्मल यूनिवर्सल, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स इसमें आ जाते हैं, एज वेल एज सब्सटेंटिव यूनिवर्सल, कुछ लेक्सिकल कैटेगरीज और फीचर्स भी आ जाती हैं. कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लेक्सिकल कैटेगरीज हैं. द आर्ग्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर आर प्राइमरली कंसर्न with its universality, convergence, and poverty of stimulus, no negative evidence, child's essay acquisition, and uniformity, maturational effects, डिसोसिएशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, न्यूरल लिंक सेपरेट. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रामर को सपोर्ट मिली, क्योंकि इसके बारे में कोई नेगेटिव कोई एविडेंस नहीं मिला. किस तरह से चाइल्ड इजी एक्विजिशन के बारे में हमें मिल गया कि बच्चा किस तरह से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सीख जाता है. यूनिफॉर्मिटी, किस तरह से सारी लैंग्वेजेस के जो बच्चे हैं उनकी स्टेजेस डिफरेंट होने के बजाय सेम आती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से यूनिवर्सल ग्रामर को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मिली. चॉम्स्कीज यूनिवर्सल ग्रामर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, हाउ इट इज़ रिक्वायर्ड एंड पुट टू यूज. अब चॉम्स्कीज का जो यूनिवर्सल ग्रामर का जो अटेम्प्ट था वो क्या था, ये बताता है कि लैंग्वेज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, के नॉलेज किसी भी लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो क्या है, फिर उसको कैसे एक्वायर किया जाता है और फिर उसे इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है. प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स की बात करेंगे. प्रिंसिपल एंड पैरामीटर आर द की कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. यूनिवर्सल ग्रामर एज अ सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, मैकेनिज्म एंड कॉन्स्टेंट्स शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन इज जनरली थॉट टू इंक्लूड फॉर्मल यूनिवर्सल. ये वही पिछले वाली लाइन बता रहे हैं, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे. एज वेल एज सब्सटेंटिव यूनिवर्सल लेक्सिकल कैटेगरी. अब वो बताएगा कि प्रिंसिपल कौन से हैं और पैरामीटर कौन से हैं. द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर एक्सप्लेन्स दैट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल. ठीक है, वो ये बताता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो नेचुरल हैं, हर जगह पर सेम है. दे अप्लाई टू ऑल ह्यूमन लैंग्वेज, वो हर लैंग्वेज पे अप्लाई होते हैं. पैरामीटर्स वेरी फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, जबकि जो पैरामीटर्स हैं वो हर लैंग्वेज के अपने अपने हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल आगे उसने दैट इज द पैरामीटर ऑफ द लैंग्वेज वेरी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज इनपुट दे रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल तो सबके सेम हो गए, हर एक पे अप्लाई होते हैं, लेकिन फिर आपको किस मुआशरे में आप रह रहे हैं, आपको इनपुट कैसी मिल रही है, कैसे कैसे आपके पैरामीटर्स हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपको कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने आपकी लैंग्वेज इनपुट है, किस हिसाब से है, तो ये डिफर कर जाता है. प्रिंसिपल्स आर स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, which means the knowledge of language relies on the structured relationship in the sentence such as words and morphemes rather than on the sequence of the words. अब जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं क्या है कि वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, कि इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो रिलाई करता है सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का और मॉर्फीम्स का आपस के एक दूसरे के साथ रिलेशन के ऊपर. ठीक है. Parameters as varied in nature contains pro-drop parameters whether subject pronouns can be dropped in language or not. अब parameters के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं parameters में तो फिर ये है कि pronouns drop जिस तरह से होता है. ठीक है, तो मतलब कभी आप pronouns आपने एक बात की, अगली बार आप pronouns की बात करें या ना करें, तो parameters जो हैं वो वेरी कर जाते हैं. नेचर बाइनरी पैरामीटर्स हैं, हेड इनिशियल पैरामीटर्स हैं, हेड फाइनल पैरामीटर्स एंड गवर्निंग पैरामीटर्स हैं. मतलब पैरामीटर्स आपके चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. ठीक है जी. यूनिवर्सल बेस्ड अप्रोच टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है. द फोकस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज नेटिव लैंग्वेज एंड द वे इट इज़ एक्वायर्ड. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर की जो अप्रोच है वो ये करती है कि नेटिव लैंग्वेज को कैसे एक्वायर किया जाता है. दिस इज़ वाई यूनिवर्सल ग्रामर इज सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स. इस वजह से यूनिवर्सल ग्रामर बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स में इंपॉर्टेंट की अहमियत की हामिल है. सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इंपॉर्टेंस एज अ स्टडी डीलिंग विद लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज आफ्टर अ फर्स्ट लैंग्वेज इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड. अब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट लैंग्वेज आपने एक्वायर कर ली है, अब आप सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं. रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैव एक्सेस टू द यूनिवर्सल ग्रामर और नॉट. अब देखें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में तो यूनिवर्सल ग्रामर तक उनकी एक्सेस है,
अब वो कह रहा है कि रिसर्चर ये ढूंढ रहे हैं कि क्या लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज लर्नर की भी एक्सेस है यूनिवर्सल ग्रामर पे या ना। ठीक है, 3 मॉडल्स हैव बीन प्रपोज, तो 3 तरह के मॉडल प्रपोज कर दिए द डायरेक्ट एक्सेस मॉडल, द इनडायरेक्ट एक्सेस मॉडल और नो एक्सेस मॉडल। डायरेक्ट एक्सेस मॉडल क्या कहता है, लुक्स इनटू द अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर डायरेक्टली टू द सेकंड लैंग्वेज लर्नर। ठीक है, वो कहते हैं जी जो जो ये डायरेक्ट एक्सेस मॉडल उन्होंने कहा जी डायरेक्टली मतलब वो सेकंड लैंग्वेज जो है उस लर्नर्स हैं उनके लिए यूनिवर्सल ग्रामर डायरेक्टली अवेलेबल है। सेकंड वाले वो कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी यूनिवर्सल ग्रामर थ्रू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है वो यूनिवर्सल ग्रामर तक अप्रोच करते हैं। पहले वो किसी चीज़ को जब वो हम जिस तरह क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हमें कोई पढ़ाता है तो हम सबसे पहले अगर हमें कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है तो पहले हम उर्दू में जो हमारी नेटिव लैंग्वेज पहले हम उस तक अप्रोच करेंगे, फिर वहाँ से हम यूनिवर्सल ग्रामर को अप्रोच करेंगे। नो एक्सेस मॉडल अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर टू सेकंड लैंग्वेज लर्नर। और तीसरा मॉडल कहते हैं ये किसी भी तरह से सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की यूनिवर्सल ग्रामर तक अप्रोच नहीं है। द ओवरऑल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय फेलिक्स। इट combines previous models, competition model, Ellis, and dual model, Towell and Hawkins, and claimed that second language learners have partial access to universal grammar। अब जो या ओवरऑल जो मॉडल था उसको प्रपोज किया था फेलिक्स ने, और अकॉर्डिंग टू हिम उसने कहा था कि उनकी पार्शियल एक्सेस है यूनिवर्सल ग्रामर के ऊपर, जो कि उसने दूसरे जो चंद एक मॉडल से उनको कंबाइन करके उसने एक मॉडल दिया। उसने कहा कि जी लिमिटेड एक्सेस है, मतलब पार्शियल एक्सेस है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।